अपोलो 11 मिशन, जिसने इंसानों को पहली बार चांद पर पहुंचा दिया, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले आदमी बनते हैं जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को पहली बार चांद पर कदम रखा, जो कि अमेरिका की तरफ से किया गया था। और इस दिन लूनार मॉड्यूल सक्सेसफुली चांद पर लैंड भी किया था। पर आज भी कई लोग इस मिशन को फेक मानते हैं, जिसका रीजन है ये फ्लैग, जो कि चांद पे हवा न होते हुए भी लहरा रहा है। और इस फोटो को किसने खींचा? क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के हाथ में तो कोई कैमरा दिख ही नहीं रहा है। और आखिर क्यों माइकल कॉलिंस फेमस क्यों नहीं हुए थे? और यहाँ पर एक और सवाल आता है कि अपोलो 17 मिशन, जो कि 7 दिसंबर 1972 को यूएस के ही द्वारा किया गया था, जिसमें यूगी सर्नन वो आखिरी इंसान थे जो चांद पर चले थे, तो इसको भी आज पूरा हुए 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो तब से लेकर अब तक किसी इंसान को चांद पर क्यों नहीं भेजा गया? और क्या सच में अपोलो 11 मिशन एक फेक मिशन था? आइए समझते हैं। Of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. आज के समय में स्पेस वॉर की खबरें चला ही करती हैं कि कैसे फ्यूचर में देश जमीन पे नहीं बल्कि स्पेस में स्पेस वॉर करेंगे। लेकिन ऐसी ही एक स्पेस वॉर ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है। कोल्ड वॉर के टाइम पर कोल्ड वॉर अब तक की सबसे ज्यादा चलने वाली वॉर थी, जो कि 1947 से 1991 तक चली थी, जो कि अमेरिका और रशिया के बीच में हुई थी। और ये पहले तो जमीन पर ही चल रही थी, लेकिन अचानक से ये वॉर स्पेस की तरफ शिफ्ट हो जाती है कि कौन पहले अपने एस्ट्रोनॉट चांद पर भेजेगा, जिसमें यूएसएसआर 1957 में पहला ऐसा देश बन जाता है जिसने अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की थी, जिसका नाम था स्पुतनिक। और फिर अमेरिका भी 1958 में अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च कर देता है। लेकिन भूचाल तो तब मचता है जब सोवियत यूनियन 1961 को यूरी गैगरिन को पहला ऐसा आदमी बना देता है जो कि स्पेस में ट्रैवल किया था। जिसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी 20 अप्रैल 1961 को एक लेटर भेजते हैं अपने वाइस प्रेसिडेंट को, जिसमें वो उनसे पूछते हैं कि आखिर हम कैसे सोवियत को पीछे कर सकते हैं इस स्पेस वॉर में, जिसका आंसर निकल के आता है मून पे ह्यूमंस को भेजना। और फिर ये अपने एक भाषण में लोगों से ये वादा कर देते हैं कि वो इस दशक के पूरा होने से पहले अपने एस्ट्रोनॉट को मून पे भेजेंगे और वो उन्हें वहाँ से वापस अर्थ पे भी लेके आएंगे। अब इस समय चल रहा है 2023 और 2023 से पहले नासा जैसी कई बड़ी स्पेस एजेंसीज ने मून के साउथ पोल पर लैंड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हर बार फेल हो रहे थे। हालांकि इंडिया ने चंद्रयान 3 से 23 अगस्त को इस मिशन को पूरा करके दिखाया था। लेकिन इस समय चल रहा है 2023 और उस समय चल रहा था 1961, और उस समय हम टेक्नोलॉजी और साइंस के मामले में उतनी तरक्की नहीं किए थे। लेकिन जॉन एफ कैनेडी के बयान के बाद $25 बिलियन का फंड नासा स्पेस एजेंसी को दिया जाता है अगले 5 सालों में। और फिर कुछ महीनों बाद टेस्टिंग भी चालू हो जाती है, जैसे जो रॉकेट चांद पे जाएगा उसकी टेस्टिंग, कमांड मॉड्यूल की टेस्टिंग, और ऐसे ही 1963 से 1967 तक अनमैन टेस्टिंग चलती रहती है। और फिर फरवरी 1967 को एक मैन टेस्ट का प्लान बनता है, जिसका नाम होता है अपोलो 1 मिशन, जिसमें 21 फरवरी 1967 को इनके इस मिशन के दौरान इनके कैबिन में आग लग जाती है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट की जान चली जाती है। जिसके बाद नासा अपोलो 6 तक अनमैन मिशन ही करता है। और फिर 1968 में अपोलो 7 मिशन किया जाता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट भी होते हैं, और ये मिशन सक्सेसफुल रहता है। जिसके बाद 1968 में ही अपोलो 8 मिशन किया जाता है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट को बैठाकर चांद तक भेजा जाता है। 1969 में अपोलो 9 मिशन किया जाता है, जिसमें लूनार मॉड्यूल जो कि चांद की सतह पर उतरेगा उसकी टेस्टिंग की जाती है। और फिर इसी के 2 महीने बाद 1969 में ही अपोलो 10 मिशन होता है, जिसमें एस्ट्रोनॉट को हर एक जरूरी इंफॉर्मेशन और एक नकली सेटअप बनाकर प्रैक्टिस करवाई जाती है। अब अपोलो 7 से लेकर अपोलो 10 मिशंस सारे सक्सेसफुल रहते हैं। तो अब बारी होती है मेन मिशन की, मतलब अपोलो 11 की। फाइनली 16 जुलाई 1969 को ये मिशन लॉन्च किया जाता है। इस मिशन में होते हैं कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और बस एल्ड्रिन। इस रॉकेट के मेनली 3 हिस्से होते हैं, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल, जिसमें से सिर्फ लूनार मॉड्यूल ही चांद की सतह पर उतरेगा और इसे वापस अर्थ पे आने के लिए इसे जाकर CSM से वापस जुड़ना होगा। और इसे लॉन्च करने के लिए सैटर्न V5 रॉकेट का यूज किया गया था, जिसमें 1 मिलियन गैलन कैरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन लोड किया गया था। और इसके लॉन्च होने के 5 घंटे के अंदर ही इसने अर्थ के 1.5 चक्कर लगा लिए थे।
और जब इसे परमिशन मिलती है तो ये अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर चांद की तरफ बढ़ने लगता है और इसे चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए 4 दिन लगते हैं। 19 जुलाई 1969 को ये रॉकेट चांद के ऑर्बिट में एंटर कर जाता है। अब कमांड मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कमांड मॉड्यूल में होते हैं माइकल कॉलिंस और लूनार मॉड्यूल में होते हैं नील आर्मस्ट्रांग एंड बज एल्ड्रिन। अब कमांड मॉड्यूल चांद के ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा और लूनार मॉड्यूल चांद पर लैंड करेगा। 8 बजे के करीब जब लूनार मॉड्यूल चांद के काफी ज्यादा करीब होता है तब एक अलार्म बजने लगता है जो कि कंप्यूटर ओवरलोडिंग का होता है। हालांकि इसकी वजह से कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है क्योंकि सारे मेन फंक्शन काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी वजह से लूनार मॉड्यूल चांद की एक ऐसी जगह पे उतर रहा था जहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे थे ऑटोमेटिकली। अब नील आर्मस्ट्रांग इसे हैंडल करते हैं और वो तय की गई जगह से उसे 4 मील दूर लैंड कराने का डिसाइड करते हैं। लेकिन फिर 8:16 पर ये पता चलता है कि फ्यूल सिर्फ 5% ही बचा है। अब नासा हेडक्वार्टर 1 मिनट का एक टाइमर चालू कर देता है कि अगर ये 1 मिनट के अंदर लैंड नहीं करता है तो इस मिशन को अबॉर्ड कर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ 30 सेकंड बाकी होते हैं तो नील आर्मस्ट्रांग उसे मून पर लैंड करवा देते हैं। सच अ प्राउड मोमेंट फॉर अमेरिकन स्पेस एजेंसी। और फिर फाइनली नील आर्मस्ट्रांग पहला कदम रखते हैं चांद पर और इनके पीछे बज एल्ड्रिन भी, और ये दोनों 21 घंटे और 36 मिनट मून की सरफेस पर बिताते हैं। और ये लोग यहाँ पर एक टेलीविजन कैमरा सेटअप करते हैं जिससे अर्थ पर सब लोग इसे लाइव देख सके। और ये लोग मून से अर्थ की दूरी को मेजर करने के लिए यहाँ पे एक डिवाइस लगाते हैं और मून को चेक करने के लिए और सोलर विंड को भी चेक करने के लिए यहाँ पे एक डिवाइस लगाया जाता है। और जाते जाते ये लोग यहाँ पे एक अमेरिकन फ्लैग और एक प्लेट जिसमें लिखा होता है कि कौन सा देश सबसे पहले चांद पर उतरा था, उसका नाम क्या है, एक्सेप्ट्रा छोड़ जाते हैं। अब जब ये वापस जाने के लिए लूनार मॉड्यूल में जाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि इंजन को स्टार्ट करने वाला बटन यहाँ पर टूट चुका है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन्हें बहुत जल्दी मिल जाता है। दरअसल नील आर्मस्ट्रांग ने इसे ठीक करने के लिए अपने बॉल पॉइंट पेन का यूज किया था और सरप्राइजिंगली ये सर्किट के साथ जुड़ जाता है और इंजन स्टार्ट हो जाता है और फिर लूनार मॉड्यूल जाकर CSM के साथ जुड़ जाता है। अब इसे वापस अर्थ पर लैंड कराने के लिए प्लान होता है कि अब कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे और जो सर्विस मॉड्यूल होगा वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही खराब होना चालू हो जाएगा और उसके टुकड़े इधर उधर बिखरने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि जो सर्विस मॉड्यूल के टूटे हुए टुकड़े होंगे वो आकर कमांड मॉड्यूल से भी टकरा सकते हैं, जिसकी वजह से सर्विस मॉड्यूल में थ्रस्टिंग लगाई गई थी जिससे ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। लेकिन आगे चलकर ये पता चलता है कि ये थ्रस्टिंग काम ही नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक मिरेकल होता है और ये दोनों आपस में नहीं टकराते हैं और सेफली कमांड मॉड्यूल समुद्र में लैंड कर जाता है। अब लिटरली आपको यकीन नहीं होगा कि इस मिशन में इन तीनों एस्ट्रोनॉट के मरने के चांसेस इतने ज्यादा थे कि यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ऑलरेडी एक स्पीच तैयार कर रखी थी। बट थैंकफुली ये तीनों एस्ट्रोनॉट जिंदा वापस आते हैं इस मिशन से। तो चलिए अब थोड़ी मिस्ट्रीज को भी सॉल्व कर देते हैं जो ये कहती है कि अपोलो 11 मिशन फेक था। तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है ये फ्लैग वाली मिस्ट्री जो कि ये कहती है कि जब चांद पे हवा ही नहीं है तो ये झंडा लहरा कैसे रहा है। तो इसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन है। दरअसल जो आमतौर पे झंडे होते हैं वो एक रॉड के ऊपर बनाए जाते हैं, बट जो नील आर्मस्ट्रांग ने झंडा चांद पर लगाया था वो कुछ ऐसा डिजाइन किया गया था कि उसके ऊपर साइड भी एक रॉड लगाई गई थी। इसीलिए अगर इस झंडे के ऊपर ये वाली रॉड न लगाई जाती तो ये झंडा हमेशा नीचे झुका रहता। तो इसे फ्लैट रखने के लिए ऐसा किया गया था। और जहाँ पर बात रही इसके लहराने की तो वो तभी दिख रहा है जब एस्ट्रोनॉट उसे हिला रहे हैं और इस चीज को कई वेबसाइट ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। दूसरी बड़ी मिस्ट्री ये नील आर्मस्ट्रांग की फोटो है जिसके पीछे एक भी स्टार क्यों नहीं दिख रहा है। तो इसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन ये है कि अपोलो 11 मिशन दिन में हुआ था और दिन में सूरज की रोशनी लगभग आधे चांद के ऊपर पड़ती है। तीसरी बड़ी मिस्ट्री ये है कि इस समय जो आप फोटो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो बस एल्ड्रिन की है जिसे नील आर्मस्ट्रांग ने खींचा था। लेकिन एल्ड्रिन के स्पेस सूट के हेलमेट में जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है उसमें नील आर्मस्ट्रांग के हाथ में एक भी कैमरा नहीं दिख रहा है। तो ये फोटो ली किसने? देखिए इसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो कैमरा था वो उनके स्पेस सूट में ही फिट था। चौथी बड़ी मिस्ट्री ये है कि नील आर्मस्ट्रांग को तो बहुत लोग जानते हैं लेकिन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो इसके पीछे का रीजन ये है
कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम चांद पर रखा था, जिसकी वजह से हिस्ट्री में उनका नाम छप गया, और बज़ एल्ड्रिन ने दूसरा कदम रखा था, जिसकी वजह से उनको भी कुछ लोग जानने लगे। अब क्योंकि माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल के पायलट थे, तो उन्होंने चांद पर कदम ही नहीं रखा, जिसकी वजह से उन्हें बहुत कम ही लोग जानते हैं। हालांकि इनका बहुत ही बड़ा रोल था अपोलो 11 मिशन में, क्योंकि अगर ये ना होते तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन अर्थ पर वापस आ ही ना पाते। अब ऐसी ही कई और मिस्ट्रीज हैं जो कि ये प्रूफ करना चाहती है कि अपोलो 11 मिशन फेक था, लेकिन इन सब मिस्ट्रीज का सिर्फ एक ही आंसर है कि अपोलो 11 मिशन फेक नहीं था, क्योंकि अगर ये फेक होता तो सोवियत यूनियन इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन उसने इसे एक्सेप्ट किया है। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आखिर क्यों अपोलो 17 मिशन के बाद से किसी इंसान को चांद पर क्यों नहीं भेजा गया। देखिए 7 दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन किया गया था, जिसमें यूगी सेनेन वो आखिरी इंसान थे जो चांद पर गए थे, और आज इस मिशन को पूरा हुए 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो चांद पर लोगों को ना भेजे जाने के बहुत से रीजन है, जिसमें से फर्स्ट रीजन है मनी। अब यहाँ पर कई लोग कहेंगे कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के पास पैसा नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नो डाउट। बट क्या आपको पता है कि उस समय वियतनाम वॉर भी चल रही थी, जिसकी पूरी कहानी आप इस आई बटन वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। तो वियतनाम वॉर की वजह से अमेरिका में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे कि आखिर क्यों इतनी ज्यादा अमेरिका में प्रॉब्लम होने के बाद भी अमेरिका इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर ही क्यों रहा है। देखिए जब कोई देश कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहता होता है तो सबसे पहले उसे अपनी इकोनॉमी को देखना होता है कि क्या वो उसे झेल भी सकती है या नहीं, क्योंकि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के फेल होने के चांसेस उसके पास होने से काफी ज्यादा होता है। लेकिन अपोलो 11 मिशन के पास होने से अमेरिका को काफी ज्यादा फायदा मिलता है, जैसे सभी देशों का विश्वास नासा के ऊपर बढ़ जाता है और उसे कई प्रोजेक्ट दूसरे देशों से भी ऑफर होने लगते हैं। और इसीलिए अगर आज नासा कोई छोटी सी भी रिसर्च कर दे तो उसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है, और नासा की वजह से अमेरिका ने इस स्पेस वॉर को जीता भी था। और जो अपोलो मिशन से किए गए थे वो कितने महंगे थे, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि इसमें 4 लाख साइंटिस्ट, इंजीनियर और टेक्नीशियन लगे थे, और अपोलो मिशन का टोटल कॉस्ट $25 बिलियन आया था, और 2020 के इन्फ्लेशन के हिसाब से ये अब $257 बिलियन बन चुके हैं। और $257 बिलियन खर्च करना कोई आम बात नहीं है। और सेकंड रीजन है इंटरेस्ट। देखिए अगर आपको एक जोक सुनाया जाए तो आप उसके ऊपर पहली बार तो हंसोगे, बट दूसरी बार में आपको उसके ऊपर हंसी नहीं आएगी, और फिर जब वही जोक आपको बार बार सुनाया जाएगा तो आपका इंटरेस्ट उस जोक के साथ साथ उस आदमी से भी हट जाएगा जो आपको ये जोक सुना रहा है। और ऐसा ही कुछ अपोलो मिशन के साथ हो रहा था। दरअसल जब अपोलो 11 मिशन हुआ था तो उसे वर्ल्ड वाइड 650 मिलियन लोगों ने देखा था, लेकिन फिर अपोलो 12, 13 और 17 मिशन में लोगों के इंटरेस्ट के साथ साथ गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट मून से हट जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपोलो मिशन के लिए यूएस गवर्नमेंट ने $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन इंटरेस्ट खत्म होने की वजह से इसकी फंडिंग को बीच में ही रोक दिया जाता है। और जो अपोलो मिशन अपोलो 20 तक चलने वाले थे उन्हें अपोलो 17 के बाद ही रोक दिया जाता है। और इस समय नासा का भी इंटरेस्ट चांद से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि अब नासा मार्स जैसे ग्रहों पे नई जिंदगी की खोज कर रहा है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से आज 50 साल बीत जाने के बाद भी चांद पर किसी इंसान को नहीं भेजा गया है। हालांकि 2017 में फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि नासा की फंडिंग को बढ़ाया जाएगा, जिससे चांद पर लोगों को वापस से भेजा जा सके 2024 तक। लेकिन इनकी बात पलटने में टाइम नहीं लगता है, और ये कहते हैं कि नासा को चांद पे नहीं बल्कि मार्स पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अब नासा का नया आर्टेमिस प्रोग्राम 2025 तक फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर को मून पर भेजेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या कभी ये प्रोग्राम पूरा होगा, और क्या स्पेस एजेंसीज को वापस से चांद पर फोकस करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सबका धन्यवाद इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए।